चलिए, तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में यूरोपियन शैली में कुछ पढ़ा था और क्या पढ़ा था, तो उससे पहले हम लोगों ने बारोक कला और रोकोको कला को पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक चित्रकला, शुरू करेंगे यूरोपियन में, यानी आधुनिक समय को शुरू किया जाएगा और इसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो लोग क्लास में जुड़ते हैं वो एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इधर थोड़ा सा स्वास्थ्य न ठीक होने की वजह से मैंने क्लास नहीं ली है और कोशिश है कि अब धीरे धीरे मैं आपकी रेगुलरिटी पे आऊँ। तो देखिए, बात कर रहे थे यूरोपियन शैली में हम लोग आधुनिक चित्रकला की। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले उसकी बात करेंगे, फिर उसको शुरू करेंगे। चलिए, तो आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है नव शास्त्रीयतावाद। ठीक है, यानी नव शास्त्रीयतावाद या फिर नव शास्त्रीयतावाद शैली भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस क्षेत्र में कलाकार कार्य करते हैं उसे हम लोग शैली कहते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रभाववाद, प्रभाववाद, फिर पढ़ेंगे उत्तर प्रभाववाद, उत्तर नहीं, इसके बाद आप पढ़ेंगे नव प्रभाववाद। क्या पढ़ेंगे? नव प्रभाववाद, प्रभाववाद, फिर है तीसरा आपका उत्तर प्रभाववाद। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे? नवशास्त्रीयतावादी शैली से हम आधुनिक काल को समय को शुरू करेंगे, उसमें हम लोग नवशास्त्रीयतावादी शैली पढ़ेंगे, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद। इसके बाद प्रतीकवाद, नाभी चित्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऐसे कर लीजिए, प्रतीकवाद, या ये सब आपका अन्य में है। ठीक है, प्रतीकवाद, नाभी चित्रकार या नाभीवाद। ठीक है, नाभीवाद और फाववाद, नाभीवाद, फाववाद, फाववाद, इसी को हम लोग कहते हैं जंगलवाद। देखिए, आज थोड़ा अकेले हूँ तो 1 मिनट के लिए बस देखूंगी कि रिकॉर्डिंग सही चल रही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी हम लोगों की मेहनत बेकार चली जाती है। ठीक है, चलिए, तो फाववाद, जंगलवाद, इसके बाद इसी को हम लोग फॉफिज्म भी कहते हैं, यानी जंगलवाद को हम लोग क्या कहते हैं? फॉफिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इसी को फॉफिज्म भी कहते हैं। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे घनवाद, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक, घनवाद पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग कुछ अन्यवाद हैं, बहुत सारे हैं, तो कुछ अन्यवाद हैं इसी के साथ, उनको पढ़ेंगे। उनमें क्या क्या है? जैसे आपका भंवरवाद, दादावाद, किरणवाद, है ना? क्या क्या? भंवरवाद, दादावाद, किरणवाद आदि, ऐसे बहुत से हैं, तो उनकी हम लोग कुछ अन्य में बात करेंगे। तो आधुनिक चित्रकला में जो सबसे ज्यादा क्षेत्र है जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब आपके हैं नवशास्त्रीयतावाद, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद, फाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, है ना? और आपका यथार्थवाद। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे यथार्थवाद भी पढ़ेंगे, यथार्थवाद। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वाद हैं और इन वादों का सबका अर्थ ये है कि देखिए, चित्रकला की एक क्रांति थी जो कलाकारों के ऊपर या कलाकारों के क्षेत्र में पनपी, जिसमें कलाकार क्या करते थे? राज्य शासन व्यवस्था के साथ साथ एक नई शैली को, यानी अपने कार्य क्षेत्र को जन्म देते थे, जो एक के बाद पनपता चला गया। जैसे नवशास्त्रीयतावाद आया तो फिर प्रभाववाद आ गया, यानी यहाँ जो कलाकारों ने कार्य किया, फिर जब प्रभाववाद में फिर मतलब एक वाद आता है, एक समय आता है, वहां पे कलाकारों ने
अपना आंदोलन शुरू किया। तो जैसे यहाँ के कलाकार थे तो इनसे श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास किया और बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास किया। तो इसी तरह नए नए वादों का जन्म होता रहा। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम आधुनिक चित्रकला की पहले भूमिका को समझेंगे कि आधुनिक चित्रकला की भूमिका क्या रही है। जो लोग क्लास में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो क्लास को लाइक नहीं करते, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मान के चलिए भर्त्सना ही है कि या तो आप नहीं पसंद करते तो आप डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अगर है तो आप एक बार क्लास को लाइक जरूर करिए। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव और भी दे सकते हैं। देखिए आधुनिक चित्रकला का जो प्रारंभ माना जाता है, आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ, आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ प्रभाववाद से माना जाता है। ठीक है, किससे माना जाता है? प्रभाववाद से माना जाता है। ठीक है, यानी हम ये मानते हैं कि जो आधुनिक चित्रकला है इसका जन्म ये है जो हुआ है वो प्रभाववाद से ही हुआ है। और प्रभाववाद इसका क्या था, यानी प्रभाववाद का कारण क्या था? वातावरण, है ना। वातावरण को ही इन्होंने क्या उद्देश्य बनाकर इस वाद का यानी आधुनिक काल का या आधुनिक समय का शुरुआत होती है। 18वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कब? 18वीं सदी के मध्य में, ठीक है, 18वीं सदी के मध्य तक फ्रांस में किसी राष्ट्रीय महत्व की कला का निर्माण नहीं हुआ था। यानी इस समय कोई भी राष्ट्रीय कला का फ्रांस में कोई जन्म नहीं हुआ था, ऐसा लिख लीजिए, जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, यानी 18 सदी की जो समय चल रहा था इस समय नहीं हुआ था। लेकिन 1516 में फ्रांसीसी प्रथम ने कब 1516 में 1516 में फ्रांसीसी प्रथम ने लियोनार्दो, नार्दो भी लिखा रहता है, नार्डो भी लिखा रहता है ना, लियोनार्दो दा विंची नाम से एक विख्यात, दा विंची नाम से एक विख्यात, ये थोड़ी भूमिका है, हो सकता है आपको बोरिंग लगे लेकिन समझते चलेंगे तो आगे आसानी होगी। एक विख्यात इटालियन कलाकार, एक विख्यात इटालियन कलाकार ने इटालियन कलाकार ने अपने दरबार में, यानी इटालियन कलाकार ने अपने दरबार में चित्रकला को स्थान दिया, अपने दरबार में चित्रकला को स्थान दिया। ठीक है, यानी इन्होंने अपने राज दरबार में चित्रकला का प्रारंभ शुरू किया और फ्रांस में इटालियन और डच व फ्लेमिश चित्रों की बहुत मांग हुई, जिसमें जॉर्ज दा टूरे, लोरे, पुंस, यानी बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए। तो उनकी बात करते हैं कौन कौन। तो जब इन्होंने अपने दरबार में चित्रकला को स्थान दिया तो जॉर्ज दा लूरे, जॉर्ज दा लूरे, ठीक है, और कौन? लोरे पुंस, लोरे पुंस, ठीक है, लोरे पुंस व लुई, इनको छोड़कर फ्रांस में विश्वविख्यात कोई चित्रकार नहीं था, यानी व लुई इन कलाकारों को छोड़कर फ्रांस में कोई
विश्वविख्यात चित्रकार नहीं था। यानी जब फ्रांस में यह प्रारंभ हो रहा था आधुनिक समय, तो उस समय जो लियोनार्डो नाम के जो एक विख्यात कलाकार थे, इन्होंने राज दरबारों में चित्रकला को स्थान दिया। और उस समय जॉर्ज दालूरे, लोरे, पुंस व लुई ऐसे बहुत से जो कलाकार हुए, जिनमें ये कलाकार निम्न थे। इन कलाकारों ने फ्रांस में कोई, यानी इनके अलावा फ्रांस में कोई भी चित्रकार अधिक श्रेष्ठ नहीं था। लोरे ने व पुंस ने इटली को ही अपना निवास स्थान बनाया। ठीक है, किसने किसने? तो लोरे ने और पुंस ने इटली को ही अपना निवास स्थान बनाया। ठीक है, इन्होंने अपना निवास स्थान यहीं बनाकर कार्य किया। आगे और भी कलाकारों की बात करते हैं, थोड़ा जगह लेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी फिर से चालू होने वाली है, और लोगों का परीक्षा की दृष्टि से रुझान पढ़ाई में कम हो गया है। लेकिन मेरा मानना है कि आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए। और यूरोपियन मैंने इसीलिए शुरू किया है कि ये सबसे कठिन क्षेत्र होता है। और हालांकि मैं इसे वन लाइनर भी पढ़ा दूं कि फला कलाकार आया, फला चित्र बनाया, फला प्रसिद्ध है, बस हो गया। लेकिन थोड़ा भूमिका के साथ इसलिए पढ़ाना है कि आप लोगों को वो कहानियां समझ में आए जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जॉर्ज द लूरे ने ईसा के जीवन की आधारित, इसके बाद जो जॉर्ज द लूरे हैं, इन्होंने ईसा के जीवन को आधार बनाकर उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को चित्रित किया, है ना, बनाकर घटनाओं को चित्रित किया। जिसमें छाया प्रकाश यानी जो चित्रण में हम लोग छाया प्रकाश प्रयोग करते हैं, छाया प्रकाश के प्रभाव को बड़ी कुशलता के साथ प्रस्तुत किया, कुशलता के साथ दिखाया। ठीक है, ऐसा लिखिए। यानी जो ये श्रेष्ठ कलाकार थे, थोड़ी थोड़ी उनकी बात कर रहे हैं, इनका कार्य करने का क्षेत्र क्या रहा और किस क्षेत्र से या किसको अधिक उच्च मानकर इन्होंने कार्य किया। तो इन्होंने जो छाया प्रकाश था उसका प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से किया। इसके बाद जो ला भाई थे, है ना, नेक्स्ट ला भाइयों ने, ठीक है, ला भाइयों ने किसान के जीवन को परिमाण कारक यथार्थ शैली में चित्रित किया। किसान के जीवन को, ठीक, किसान के जीवन को परिमाण कारक यथार्थ रूप में चित्रित किया। ठीक है, किसमें? यथार्थ रूप में इन्होंने चित्रित किया। पुंसी की कला में रैफेल का प्रभाव दिखाई दिया। पुंस की कला में रैफेल का प्रभाव दिखाई दिया। ठीक है, यानी इनकी कला में किसका प्रभाव था? रैफेल का प्रभाव
था। इन्होंने जो है पुनर्जागरण कालीन इटालियन कला पर गहरा अध्ययन कर इन्होंने पुनर्जागरण कालीन ठीक है, किसका अध्ययन किया? तो पुनर्जागरण कालीन इटालियन कला का गहरा अध्ययन कर, ठीक है, यानी इन्होंने पुनर्जागरण काल में भी अध्ययन किया और उसमें कार्य किया। अध्ययन कर शास्त्र युद्ध शैली को पूर्ण विकसित किया। कैसी? शास्त्र युद्ध शैली को पूर्ण विकसित किया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं लोरे। ठीक है, कौन थे? लोरे। तो जो लोरे हैं, इन्होंने क्या किया? ये विशेष प्रतिभा के चित्रकार नहीं थे, ये विशेष प्रतिभा के चित्रकार नहीं थे, यानी इनमें कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी, फिर भी प्रकृति चित्रण स्वतंत्र रूप से इन्होंने किया। क्या किया? प्रकृति चित्रण स्वतंत्र रूप से किया। देखिए, जो आपके आधुनिक चित्रकला में सबसे प्रथम कलाकार, जिसे आपके ये पुंस, लोरे, जॉर्ज लूरे, तो इनका कार्य क्या क्या था और किस किस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया? तो कोई प्रकृति के अध्ययन में बहुत स्वतंत्र कार्य किया, इन्होंने पुनर्जागरण काल में दिया। लाल भाइयों ने किसान के जीवन पर आधारित परिमाण मानकर यथार्थ रूप में चित्रण किया, और लोरे जो थे, इन्होंने ईसा के जीवन को आधार बनाकर उनकी घटनाओं में चित्रण कार्य किया और छाया और प्रकाश के प्रभाव को बड़ी कुशलता से इन्होंने प्रस्तुत किया। ये था आधुनिक काल की भूमिका कि जब क्रांति फ्रांस में हो रही थी, उस समय जो कलाकारों का क्षेत्र था, उन्होंने किस किस तरह से कला को करने का प्रयास किया और प्रस्तुत किया, और उनके क्षेत्र क्या क्या थे। तो ये आधुनिक चित्रकला की थोड़ी सी शुरुआत की भूमिका थी। अब इस आधुनिक चित्रकला में सबसे पहले किस शैली का जन्म हुआ? तो राकोको शैली का जन्म हुआ। अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, फिर हम नवशास्त्रीयतावाद की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले आज थोड़ा सा राकोको शैली लेकिन आधुनिक जो चित्रकला है, मानते ये हैं कि प्रभाववाद से ही इसका जन्म हुआ। और प्रभाववाद का जन्म कारण क्यों माना गया? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो है वातावरण को मुख्य माना गया। और जब आगे आप प्रभाववाद पढ़ेंगे, तो प्रभाववाद में जो कलाकार हुए हैं श्रेष्ठ, उन सब ने वातावरण को ही आधार बनाकर चित्रण कार्य किया। अब हम लोग पढ़ेंगे राकोको शैली। क्या पढ़ेंगे? राकोको शैली। ठीक है, सर्वप्रथम इसकी भूमिका को देखते हैं आधुनिक के बाद। इसका जो प्रारंभ हुआ है 18वीं सदी में, फ्रांस में इसका प्रारंभ हुआ। 18वीं सदी में फ्रांस में इसका उदय हुआ, ऐसा लिख सकते हैं, उदय हुआ। ठीक है, जो कि दरबारी कला में एक नई शैली का जन्म हुआ था, जो कि दरबारी शैली में एक नई कला का या नई शैली का जन्म हुआ। ठीक है,
यानी जो रकाकू शैली है इसका जन्म दरबारी राज दरबारों में ही हुआ। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। समय इसका 18वीं सदी माना गया। ठीक है, जन्म इसका फ्रांस में माना गया। तो देखिए कहीं ना कहीं राज दरबार ही हर शैली के जन्म का कारण थे। आपने इंडियन में भी पढ़ा होगा तो मुगल शैली, राजस्थानी शैली, मेवाड़ शैली, ये सब शैलियां जो है राज दरबार में ही अपना स्थान प्राप्त करके आगे बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं चित्रों या चित्रकारों का संबंध राज दरबारों से रहा है। अब बात करेंगे इस शैली के प्रमुख कलाकारों की। प्रमुख कलाकार यानी इस शैली में मुख्य मुख्य कलाकार कौन थे? तो आपके इसमें बातो बुशे, बातो बुशे, बुशे नहीं सॉरी बुशे, बुशे, ठीक है, बातो बुशे, फ्रा गोनार, फ्रा गोनार, फ्रा, हाँ फ्रा गोनार। फिर है आपके नेक्स्ट विजी लब्यू, विजी लब्यू। देखिए ये थोड़ा इटालियन नाम है, फ्रांसीसी नाम है, ठीक है। तो इसी तरह वहाँ के कलाकारों के नाम होते थे जिन्हें शायद आपको समझने और याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप इसे 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी। इस शैली की विशेषता या कार्यशैली क्या थी, दोनों चीज कर सकते हैं। तो देखिए इस शैली में जो कार्य करते थे चित्रकार, तो कैसे करते थे, इनकी अंकन पद्धति, अंकन पद्धति, ठीक है, अंकन पद्धति, नाटकीय अभिनय, नाटकीय अभिनय, विषय या मान लीजिए अभिनय, ठीक है, नाटकीय अभिनय, काल्पनिक वातावरण, काल्पनिक वातावरण, काल्पनिक वातावरण, भावनाओं के अतिरंजन के कारण, भावनाओं के अतिरंजन के कारण, यानी जो मन में भावनाएं होती है उसमें जो अतिरंजन उत्पन्न होता है उस कारण को भी इन्होंने चित्रित किया। अभिव्यक्ति विचार, अभिव्यक्ति विचार, ठीक है, ये विषय थे यहाँ के कलाकारों के। बड़े ही अस्वाभाविक ढंग से यहाँ दिखाए गए हैं, बड़े ही अस्वाभाविक ढंग से दिखाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ के कलाकार थे इन सब की अंकन पद्धति कैसी थी, नाटकीय अभिनय अंकन पद्धति को भी माना, यानी अंकन किया और उस पद्धति को अपनाया। नाटकीय अभिनय, काल्पनिक वातावरण, भावनाओं के अंदर अंतिरंजन जो उत्पन्न होते हैं, अभिव्यक्ति और अपने विचारों को अस्वाभाविक ढंग से यहाँ के कलाकार दिखाते थे, यानी रकाको शैली के। देखिए ये थी थोड़ी सी यहाँ की विषय कि इसका जन्म कहाँ हुआ, मुख्य कलाकार कौन थे और अंकन पद्धति क्या थी, ठीक है। अब थोड़ा सा रकाको शैली की भी बात आगे करें। देखिए यूरोपियन बहुत से लोग पुस्तकों से पढ़ते हैं, अच्छी चीज है, वन लाइनर मिलता है, आपको छांटना नहीं है, मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक कहानी नहीं पढ़ेंगे तो किरदार कैसे बताएंगे, और अगर हम किरदार पढ़ भी लेंगे तो कहानी से जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ी सी क्लास लेंदी भी हो सकती है आपके लिए, लेकिन कोशिश यही है कि यूरोपियन आपको समझ में आए। चलिए तो ये थी थोड़ी सी इसकी भूमिका। अब हम रोकोको शैली की थोड़ी सी बात करेंगे, इसके थोड़े से शब्द वगैरह की। कोशिश मेरी ये है कि आपको भी बहुत अच्छे से ये समझ में आए। देखिए
रोकोको शैली का आपने जन्म समझा कहाँ हुआ? फ्रांस में 18वीं शताब्दी में राज दरबारों में ये शैली पनपी। अंकन पद्धति जाने। अब बात करेंगे राकोको शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द राकाए से हुई, यानी इस राकोको शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच शब्द राकाए से हुई, फ्रेंच शब्द राकाए से हुई। देखिए क्वेश्चन पूछता है राकोको शैली के उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो फ्रेंच शब्द से हुई है। किससे हुई है? तो राकाए से हुई है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है सीप। क्या है? सीप। ऐसा इसलिए कहा गया, आपने देखा होगा कि जो सीप होती है उसमें जो धारियां बनी होती हैं राउंड राउंड ऐसे ऐसे करके, तो इस शैली की ये विशेषता थी कि वक्र रेखाओं का यहाँ के कलाकार बहुत प्रयोग करते थे इस राकोको शैली में। तो जो सीप के ऊपर धारियां बनी होती थी, इस राकोको शैली की मुख्य विशेषता थी, ठीक है। तो लिख लीजिए, लिखना है कि जिस प्रकार शीप पर वक्र रेखाएं अंकित हैं, रेखाएं होती हैं, ऐसे लिख लीजिए, होती हैं, ठीक है, होती हैं, उसी प्रकार की रेखाओं का प्रयोग, उसी प्रकार की रेखाओं का प्रयोग राकोको शैली में राकाको शैली में कलाकारों ने प्रयोग किया है, जो कि इस शैली की मुख्य विशेषता रही है। इसके बाद यहाँ जो चित्र बनते थे वो विषय क्या थे, यानी राकोको शैली के विषय क्या थे? ये तो शब्द की उत्पत्ति थी, और मुख्य विषय क्या था, अर्थ क्या है, कहाँ से लिया गया है, ये मैंने आपको समझाया। अब बात करेंगे राकोको शैली के जो चित्रकार थे इनका विषय क्या था, किस विषय में ये चित्र करते थे। तो राकोको शैली के विषय, ठीक है। तो यहाँ जो चित्रकार विषय प्रयोग करते थे तो विषय क्या क्या है? तो इस शैली में अधिकतर नायक नायिकाओं के सादृश्य, नायक नायिकाओं के सादृश्य, 1 मिनट का समय, ठीक है। नायक नायिकाओं के सादृश्य, काल्पनिक स्वर्ग समान वातावरण, काल्पनिक स्वर्ग के समान वातावरण, ठीक है। राजाओं व दरबारी लोगों के व्यक्ति चित्र, राजाओं व दरबारी लोगों के व्यक्ति चित्र, ठीक है।
इसके बाद देवताओं, ग्रीक व रोमन पुराणों से, ग्रीक व रोमन पुराणों से देवताओं, देवताओं, ठीक है, देवताओं व परियों, व परियों आदि के, व परियों आदि के, ठीक है, आदि के अति मानवीय शक्तियों के को चित्रित किया जाता था। अति मानवीय शक्तियों को चित्रित किया जाता था। देखिए, जो राकोको शैली के मुख्य विषय थे, जहाँ नायिका नायिकाओं के सादृश्य को आधार बनाकर चित्रित किया जाता था, काल्पनिक स्वर्ग के वातावरण को दिखाया है, राज दरबार में राजा व दरबारियों के लोग जो होते हैं उनके व्यक्ति चित्र, ग्रीक व रोमन पुराण जो है वहाँ के, उनको जो है आधार बनाकर देवताओं आदि के चित्र, कहानियों के, परियों आदि के अति मानवीय शक्तियों को भी चित्रित करते थे यहाँ के कलाकार, जो कि रोकोको शैली के मुख्य विषय थे। इसके बाद कलाकार ग्रोज व वस्तु चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। मुख्य रूप से जानेंगे कि कलाकार ग्रोज, ठीक है, कलाकार ग्रोज व वस्तु चित्रण के ये प्रसिद्ध चित्रक ग्रोज थे, ठीक है, कलाकार ग्रोज व वस्तु चित्रण के, ठीक है, वस्तु चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार कौन? तो शार्द, ठीक है, कौन थे? यानी ग्रोज थे। इनके साथ साथ वस्तु चित्रण में जो सिद्ध हस्त कलाकार थे शार्द को छोड़कर 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रेंच कलाकार राज दरबारों तक ही सीमित रहे, ठीक है, इनको छोड़कर, यानी इन दोनों को छोड़कर 18वीं सदी के 18वीं सदी तक, ठीक है, 18वीं सदी तक यह मध्य फ्रेंच कला राज दरबारों तक ही सीमित रही। यह मध्य, है ना, फ्रेंच कला राज दरबारों तक ही सीमित रही, ठीक है। तो ये राकोको शैली थी। इस शैली में हमने थोड़ा सा इसकी भूमिका समझी, राकाय शब्द की उत्पत्ति समझी, मुख्य विषय क्या थे, और फिर जो दो कलाकार थे गोज व शार्द, ठीक है, इन्होंने वस्तु चित्रण को आधार बनाकर चित्रण कार्य किया, और यह कला 18वीं शताब्दी के मध्य तक राज दरबारों में ही सीमित रही, यानी लोगों तक, यानी व्यक्तियों तक ये चित्र ज्यादातर नहीं पहुंचे, जिनका जनता के बीच में विशेष रूप नहीं रहा, और राज दरबारों तक ही यह शैली सीमित हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नवशास्त्रीयतावाद को पढ़ेंगे, उसमें आपके श्रेष्ठ कलाकार जाक दावी को पढ़ेंगे, आगे रोमांसवाद को भी साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, जो नवशास्त्रीयतावाद के समाप्ति के बाद एक नई शैली का जन्म हुआ था, वो थी आपकी रोमांसवाद। तो इस राकाय शैली के बाद जिस शैली का उद्भव होता है फ्रेंच यानी फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवशास्त्रीयतावाद शैली का, तो उस शैली को आगे हम पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्लास को, जिससे हम लोग इसी तरह मेहनत करते रहें। कोशिश मेरी ये है कि मैं भूमिका के साथ चलूं। बच्चों को थोड़ी अगर बोरियत हो रही हो तो एक बात ये जरूर समझने का प्रयास करिएगा, इस इतिहास को पढ़ने के लिए इसकी भूमिका के साथ साथ चलना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।